हम अगर चाहते तो शायद उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाते। बॉम्बे में एज ए मजदूर के तौर पे मैं काम करता था। तेजस्वी यादव इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर सीएम रेस। और इतना बड़ा सपना भी नहीं देखना चाहिए। 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था तो कह सकते छोटा मोटा काम करता था। का जो है अक्सर चुनाव में वादा करते हैं और चुनाव बीत जाने के बाद भूल जाते हैं। वो एनडीए भी अपने पाले में चाहती है, आपको इंडिया गठबंधन भी अपने पाले में चाहती है। एक सांसद के ताकत से देश की सरकार गिर गई और फिर एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया। वो लोग कोशिश करते हैं, सोच रखते हैं कि हमारे साथ आए, लेकिन अभी बहुत हो गया है। आप जो बोलिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर हमसे प्राण भी मांगिएगा तो हम दे देंगे हंसते हंसते। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। फायर ब्रांड नेता हैं और इनको सब कोई चाहते हैं, बिहार की जनता भी चाहती है और सभी पार्टियां भी चाहती है। मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मल्ला, वीआईपी के अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। चूंकि बिहार में इलेक्शंस हैं और अमर उजाला बिहार में इलेक्शंस कवर कर रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन इन सब चीजों के बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता को भी जानने चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियों को भी जानने चाहिए, और एक खास मैसेज जो खुद मुकेश जी देना चाहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों को और खास तौर से जनता को, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। सर, पहले हम आपके इनिशियल लाइफ से शुरुआत करते हैं। सबसे खास बात ये रही कि आप बॉलीवुड में थे, सेट डिजाइनर रहे। बॉलीवुड से राजनीति का रिश्ता बहुत अलग रिश्ता है, ये कैसे हुआ? इसका बहुत लंबा कहानी है। बॉलीवुड से भी पहले मैं बॉम्बे में एज ए मजदूर के तौर पे मैं काम करता था। मजदूर? जी हाँ, 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था तो कह सकते छोटा मोटा काम करता था। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 99 18 साल की उम्र में मैं गांव से मुंबई भाग के चला गया। वहाँ काफ़ी मैंने संघर्ष किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी किया। फिर फिल्म देवदास के लिए मैंने काम किया एज ए लेबर, और फिर वहाँ से मेरे करियर का स्टार्टअप हुआ और फिर बेहतर काम करने लगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। फिर मैं 10 साल तक मैं बिहार नहीं आया। उसके बाद मैं बिहार 2008 में पहली बार आया तो मैंने देखा बहुत, ऐसे तो गरीबी मुझे पता था क्योंकि बचपन में मैंने सब चीज़ के अभाव में ज़िंदगी को जिया, लेकिन उसके बाद बॉम्बे जाने के बाद अच्छे कामयाबी हासिल होने के बाद मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया था। लेकिन मैं गांव आया तो मैंने देखा कि बहुत कमी है गांव में। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन बिहार में, अपने राज्य में, अपने गांव में, धरती पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने मुंबई में रहते हुए, कारोबार को देखते हुए और बिहार में चैरिटी मतलब समाज के हक अधिकार के लिए काम करने लगा, उनको हेल्प करने लगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट बना कि आज पॉलिटिकल पार्टी बना के मैं बिहार में काम कर रहा हूँ। क्योंकि नेता जो है अक्सर चुनाव में वादा करते हैं और चुनाव बीत जाने के बाद भूल जाते हैं। और नेता बनने का एक ही पैमाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का ताकत दिया है। पहले राजा महाराजा के परिवार से बड़े बेटे होते थे तो उनको राजा बनाया जाता था, लेकिन इस देश के चलाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, एक विधायक हो, सांसद हो या एक मुखिया हो, एक वार्ड सदस्य हो, वो वोट के दम पे बनते हैं। अब वोट हमारे पास है। बिहार में 13-14% की आबादी हमारी है निषाद समाज के, बिन बेलदार, नुनिया, मला, चैती, अरबन, 22 उपजाति में हम जाने जाते हैं और इसकी बड़ी संख्या है। और आज़ादी के बाद बंगाल में या दिल्ली में निषाद समाज को रिजर्वेशन मिला है गरीबी के वजह से, लेकिन बिहार में उस समय के जो भी शासन होंगे, प्रशासन होंगे, वो लोगों ने सही से काम नहीं किया, जिसके कारण बिहार में जो है हम पिछड़ी जाति में गिनती में आ गए। तो मेरी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली के निषाद फिशरमैन को आरक्षण है या बंगाल के फिशरमैन को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। बिल्कुल। तो इसके लेके आंदोलन मैंने चलाया और आंदोलन चला, काफ़ी अच्छा चला। 2015 से लगातार, मतलब 8 से ही आंदोलन मैंने किया, लेकिन सक्रिय रूप से 14 से मैं लगा रहा और 17 तक एहसास हो गया कि सभी लोग सिर्फ चुनाव में उपयोग करते हैं और आपके मुद्दे के साथ समय आने पर वो पीछे हट जाते हैं। फिर मैंने 7 दिन का आमरण अनशन गर्दनीबाग में मैंने किया था, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि अभी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं जी। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। हमने देश में देखा एक विधायक के दम पर झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए। हमने देखा एक
सांसद के ताकत से देश के सरकार गिर गए। तो वही रास्ते पे हमने एक फिर पॉलिटिकल पार्टी 2018 में बनाया और मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पार्टी जो है एक आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है। इसके पास एक अपना जनाधार है, एक इनको पसंद करने वाला एक अपना लोग है। पार्टी तो सभी जाति धर्म के लोग तो होता है, लेकिन खास एक जाति के लोग जो है इस पार्टी को अपना घर परिवार समझकर मजबूती से काम कर रहे हैं। अच्छा, आप में इतना पोटेंशियल है, आप कोई बात कहते हैं पूरे स्टैंड के साथ कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता आपको कि फिर बाद में जिसके सामने ये बात आप कह रहे हैं उसको कैसा लग रहा है। लेकिन ये जो पोटेंशियल है, शायद इसी पोटेंशियल की वजह से आपको एनडीए भी अपने पाले में चाहती है, आपको इंडिया गठबंधन भी अपने पाले में चाहती है। मतलब आपको खुद क्या लगता है कि आपका जो झुकाव है वो किस तरफ है ज्यादा? देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। अब बरसों से, जब पहले नहीं कुछ ज्यादा पता था, लेकिन जब से इतिहास को समझा, राजनीति को समझा, तो हम लोगों को मूल जगह जो है विचार है सामाजिक न्याय। हम लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अधिकार के लिए संघर्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो हमारी मूल जो है वो महागठबंधन है। और आपने देखा 2020 में हम लोगों ने एनडीए के साथ भी गया, और वहाँ पे हमने 74 विधायक उनको जिता के दिया, उसमें 4 विधायक हमारी बनी। और हम ईमानदारी से काम कर रहे थे। हम अगर चाहते तो शायद उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाते, हमारे पास ही बहुमत था, लेकिन मैंने ईमानदारी से बिहार में मुख्यमंत्री बनाया और मैं काम कर रहा था। लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि गरीब मछुआरा का बेटा, पिछड़ा समाज से लोग बॉम्बे से आए और अभी 4 विधायक बना लिए, इसको रोको नहीं तो आने वाले समय में 125 बना के सरकार बना लेंगे। और फिर एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया। हमको पावर्स जो सरकार हमने बनाया वही सरकार से हमको बाहर कर दिए। तो मैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। मैंने क्या गुनाह किया? मैं बिहार से निकल कर उत्तर प्रदेश में जाकर अगर चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरा कोई गुनाह नहीं है। और मैंने लड़ाई लड़ा, और मेरी लड़ाई है कि भाई, जब गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी समय समय पर वादा किए कि हम रिजर्वेशन करेंगे, और कोई मेहरबानी नहीं है, कोई अलग से मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं मैं कह रहा हूँ करने के लिए। ऑलरेडी और आरक्षण ऑलरेडी लागू है बंगाल में, अब बंगाल का ही पार्ट बिहार था, तो फिर यहाँ पे भी लागू करना चाहिए। तो मजबूती से अपने हमारे लोग मजबूती से मेरे साथ है। एक बड़ा वोट बैंक है, और हम अपने लोगों के लिए, कुर्सी के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ, ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद या योगी जी जिंदाबाद करता तो मैं आज मंत्री रहता और एक अच्छा बिहार में ताकत रहता। लेकिन वो ताकत भले सरकार का नहीं है, लेकिन जनता का ताकत हमारे पास है। और इसलिए आज की तारीख में एनडीए को मुकेश सहनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक वहां से घसकेगा और उनके विरोधी के साथ जुड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत होने वाला, क्योंकि 2020 में मात्र कुछ वोट से सरकार नहीं बन पाया महागठबंधन का। हाँ, बिल्कुल। और जबकि मैं एनडीए में था, और मेरा मानना है कि इस बार कम से कम 45 से 50 लाख वोट को मैं उधर से इधर करूंगा, यानी कि सामने वाले के लिए 1 करोड़ वोट का ये होगा, और ये बड़ा मार्जिन है, ठीक है। इसलिए वो चिंतित है कि उन्होंने गलती किया था, अब वो चाहते हैं कि गलती माफ करके हमारे साथ आए। दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि फिर से वापस आएंगे मुकेश सहनी। वो लोग कोशिश करते हैं, सोच रखते हैं कि हमारे साथ आए, लेकिन अभी बहुत हो गया है, उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को जो है समाज को लेके चलने का इरादा नहीं है। नहीं, अगर आपकी मांग मान ली जाती है, जो आरक्षण वाली आपकी मांग है, अगर चूंकि आपके खुद के संबंध जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बहुत अच्छे हैं, ऐसे में अगर आपकी जो मांगे हैं वो मान ली जाती हैं, तो क्या मुकेश सहनी वापस एनडीए का हिस्सा होंगे? देखिए, मैं तो मान ही नहीं सकते। अगर मानना होता तो मान लिया रहता। कई बार मैंने कहा, कई बार उन्होंने फोर्स किया कि आप आइए मेरे साथ, अगला बिहार का सीएम बनिए, पिछड़ा समाज से आप आते हैं, लेकिन पार्टी मर्ज कर लीजिए। तो हमने कहा भाई नहीं, हाँ मर्ज कर लेंगे एक शर्त पर, आप निषाद समाज को रिजर्वेशन कर दीजिए, आप जो बोलिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर हमसे प्राण भी मांगिएगा तो हम दे देंगे हंसते हंसते, क्योंकि आप हमारा मुख्य लड़ाई जो है रिजर्वेशन को लेकर ये पार्टी बनाए। ये पार्टी पे सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, ये पार्टी के लिए लाखों निषाद ने खून पसीना बहा के पार्टी को बनाया है। गांधी मैदान में 5 लाख लोग आके और एक साथ में खड़ा होके और पार्टी का घोषणा किए थे। ये पार्टी पे मेरा सिर्फ बस नहीं है। हाँ, रिजर्वेशन की जगह जो कहिएगा हम करेंगे। तो अभी भी अगर वो रिजर्वेशन कर सकते हैं तो करे, वो तो हमारी पार्टी ले सकते हैं, हमारे प्राण भी ले सकते हैं, हम सब चीज देने के लिए तैयार है। गठबंधन तो बहुत छोटा सा चीज है। तो आपका अपना बहुत फैन बेस है, मतलब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आप जो कहते हैं उसको बहुत एक तरीके से वायरल भी हो जाती है वो चीजें। तेजस्वी यादव अभी फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर फेस प्रोजेक्ट नहीं किया है,
इंडिया ने अभी तक, इंडी गठबंधन ने। आप खुद एक बहुत ही बेदाग छवि के नेता हैं, बहुत मुखर नेता हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर सीएम रेस? निश्चित तौर पर आप अभी देखेंगे जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जैसे 2015 से ही वो राज्य में डिप्टी सीएम बने और उसके बाद लगातार वो कर रहे हैं, उनके ही नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल जो बहुत पीछे चला गया था, उनके नेतृत्व में मतलब देखिएगा तो एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी उभर के 2020 में आए। 2019 का चुनाव उन्होंने अकेले पूरे बिहार को फेस किया, 2020 में फेस किया, 2024 में फेस किया। 2024 में सिर्फ मुकेश और तेजस्वी ने मोदी जी को पूरा बिहार में हम लोगों ने मजबूर कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री कैंपेन के लिए आ रहा बिहार में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो इस लेवल पे हम लोगों ने पहुंचा दिया और अच्छा खासा हम लोगों ने सफलता भी हासिल किया। जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन कम सफलता हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एक तरफ राहुल गांधी जी का फेस था और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फेस था। लेकिन इस बार जो है वो हम लोगों के फेस पे चुनाव होना है, तेजस्वी जी को या मुकेश सहनी के नाम पे बिहार में चुनाव होना है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे पास तेजस्वी जी से बेहतर फेस महागठबंधन में आज की तारीख में नहीं है। Why not you? नहीं, देखिए कोई भी चीज आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपकी पूंजी के हिसाब से भी आपको पार्टनरशिप मिलेगा। ठीक है, अभी हमारी पार्टी है, मैं मानता हूं कि नई पार्टी है, एक जाति के बेस पे ये पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है, बड़ा बेस वोट के साथ 28 से 30% उनके पास कोर वोट है। तो भला आप ऐसी बात नहीं कीजिए कि जिससे आपस में गठबंधन में टूट हो जाए। ठीक है, और इतना बड़ा सपना भी नहीं देखना चाहिए। निश्चित तौर पे हम काम करने के लिए आए हैं और आपको पता होगा कि तेजस्वी जी से मेरा संबंध जो है छोटा भाई बड़ा भाई का संबंध है। तो कल वो बने या मैं बनूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और हमने तो हमेशा हर मंच से तेजस्वी जी को सपोर्ट किया है। तो सरकार हमको चलाना है, ये नहीं है कि हम कल बन जाएंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। नहीं, हमको राज्य के भलाई के लिए काम करना है। हम लोगों ने गरीबी देखा है, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाके किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से अपने परिवार को याद करके रात भर रोते हैं। जब आपके दोस्त अगर घर से आपके साथ अगर वो अपने गाँव जा रहे हैं और आप वहीं रहते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता था तो मुझे बहुत तकलीफ होता था कि वो कल घर पहुंच जाएंगे, मैं बॉम्बे नहीं रहूंगा, तो बहुत तकलीफ होता था। फिर मैं जाना छोड़ दिया लोगों को स्टेशन पे छोड़ने का। तो मुझे पता है कि कितनी समस्या के साथ खड़ा रहना पड़ता है दूसरे प्रदेश में, और अपना प्रदेश होता है। तो राज्य के लिए काम करना है, एक हमारे पास विजन है। हम लोगों ने देश दुनिया को देखा है, समझा है, और आने वाले समय में हम लोगों को मौका मिलेगा। तो जो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में जिस तरीके से जीरो से हीरो बने, उसी तरीके से हम लोग राज्य में जो जगह पे है उस जगह से बेहतर जगह पे पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात रही आपके स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान, जब भी आप जिक्र करते हैं आपकी आंखें डबडबा जाती? बहुत ऐसी चीजें, यही हमने कहा ना कि जब दोस्त लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता था तो फिर जब वो ट्रेन में बैठ जाते थे और जब बाहर से हाथ दिखाते थे तो काफी तकलीफ होता था। घर से बहुत प्यार घर से, हाँ, मम्मी पापा से, और 18 साल की उम्र में क्या ही सब परिवार के ऊपर ही हम लोग निर्भर थे और परिवार से काफी लगाव रहा। हम लोग भले गरीब परिवार से थे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से माता पिता ने हमको पाला पोसा। और उस समय में एक नादानगी समझिए, बचपना समझिए कि भाग्य में बॉम्बे चला गया। और फिर वहाँ जब गया तो कुछ करने का मन था, खाली हाथ लौटना नहीं था, और उसके लिए मैं वहाँ पे काफी लंबा संघर्ष किया। पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई मैट्रिक तक की, शादी मौका नहीं मिला और अभी फिलहाल समाज के लिए काम कर रहे। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आपको क्या लगता है चूक कहाँ रह गई होगी? देखिए, देश में अगर तनाव होगा, हम किसी को टारगेट करेंगे तो कोई और हमको टारगेट करेंगे, और देश में इसी का असर है कि ये सब चीज हो रहा है। आपके जितने भी पड़ोसी देश है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारे पास पड़ोसी जो भी देश है हम उसको बदल नहीं सकते, उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको भी सभी पड़ोसी देश से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपके अगल बगल में जितने भी पड़ोसी देश है, सबसे रिश्ता आपका खराब है। किसी भी जो कल तक आपके रहमो करम से चलता था, जो आप जिनको सपोर्ट करते थे, वो भी आपको आंख दिखा रहे हैं।
वो भी ऐसा अच्छे संबंध आपसे नहीं रखे, चाहे वो नेपाल ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए, तमाम अगल बगल के जितने भी देश है सब आपसे नफरत कर रहे हैं। ये आपकी पॉलिसी सही नहीं है। और आपके राज्य में भी आप जाति विशेष लेके चलते हैं, धर्म विशेष लेके चलते हैं, तो कैसे आपके साथ चलेगा? आपके देश में लोग आपके साथ नहीं चल रहा है। कुछ जाति के लोग हैं जो आपके साथ मजबूती से आपके भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के खड़े हैं, और कुछ जाति के लोग हैं जो आपसे विरोध कर रहे हैं। कुछ जाति के लिए रातों रात आप पूरा खजाना खोल देते हैं, संविधान को ताक पर रख के जो मर्जी होता वो कर देते हैं, लेकिन कुछ जाति का आप अधिकार छीन लेते हैं। कुछ धर्म के साथ आप विशेष प्रयोग करते हैं और कुछ धर्म के साथ आप एकदम खुले रहते हैं। तो ये सब जब करेंगे, एक देश का प्रधानमंत्री का ये काम नहीं, एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है, इस देश के सरकार जो है वो उसका ये काम नहीं है। तो इसके कारण जो हमारे पहले से ही पाकिस्तान से लड़ाई है, हम उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? वो हमारा दुश्मन है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छे हमारे संबंध बने, मित्र बने, हम उनको दुख सुख पे खड़ा हो, हमारे दुख सुख पे खड़ा हो, ये हमारी पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन वो आप जब से आजादी हुआ है देश में, जब से बंटवारा हुआ, तब से उनसे हमारी लड़ाई है, ये जग जाएगा। तो आपको अपने बॉर्डर पे सही से ध्यान देने की आवश्यकता है, आपके सिस्टम को अपग्रेड करके रखने की जरूरत है, खास करके बॉर्डर एरिया में। तो उसकी फेलियर है। आप बताइए कितना बड़ा पॉइंट था जहाँ पे बड़े संख्या में लोग थे और वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। वहां पे घटना होने के बाद भी 1.5 घंटा तक लोग वहां पे घायल वहां पे थे, उनको मदद नहीं पहुंचा। तो मतलब कितना बड़ा चूक है। सिर्फ आप संसद भवन में आप दादागिरी कीजिएगा कि बंद नहीं करेगा, जो हम चाहेंगे वही होगा, ये लोकतंत्र में ऐसी नहीं है। ये राजा इस देश को नहीं चला रहा, ये जनता के वोट से आप बने हैं और जनता को आप मालिक समझिए। आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं हिटलर हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो ये सब चीजें हैं जो देश में नफरत अंदर में फैला रही है। हम लोग को भी बहुत तकलीफ होता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो किसी एक जाति और एक धर्म के लिए है, वो सही नहीं है। तो हम क्यों, वो आपकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं होना चाहिए? क्यों आपके लोग आपको वोट, हमारे लोग आपको वोट नहीं दिया है? आज हमारे लोगों को गरीब बनाने के लिए आप उनको 5 किलो चावल पे खड़ा कर दिए। 80 करोड़ लोग कौन है? हमारे लोग हैं। ST OBC लोग हैं जो 80 करोड़ चावल लोग हैं जो 5 किलो राशन पे आप निर्भर है। अब बताइए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि 5 किलो चावल के लिए 1 महीना तक लोग इंतजार करें, सिर्फ 150 रुपया के लिए? आप बड़े बड़े शहर में आप घूमे हैं, हम लोग घूमे हैं, आप जाइए बड़े बड़े होटल में, यहाँ पे आप 200 रुपया टिप देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 200 रुपया दे कि ना दे, आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। और आप 1 महीना उसको इंतजार कराते सिर्फ अपने वोट के लिए। आप ना उसके लिए फैक्ट्री खोल रहे हैं, ना उनके बच्चे को इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल का व्यवस्था कर रहे हैं, ना ही उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख ले उसके लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप 5 किलो चावल दे रहे हैं। अच्छा, आपकी सरकार अगर बनती है, कौन से 2 प्राइमर आपके वर्क होंगे? 2 सबसे महत्वपूर्ण काम जो सरकार बनते ही आप सबसे पहले वो करेंगे, क्या होगा? एक तो मेरा ड्रीम सपना है कि बिहार से बाहर जो भी हमारे भाई प्रवासी दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर संरक्षण देना। जैसे भारत सरकार के द्वारा दूसरे देश में एम्बेसी बना है, उसी तरह पर हम लोग पूरे बिहार, इंडिया में जहाँ जहाँ हमारे बिहार से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनके हेल्प के लिए हम लोग वहाँ पे एक व्यवस्था सेट करेंगे। जो उनके साथ लोगों ने, हम अक्सर देखे कि दूसरे शहर में आप जाते हैं, काम करते हैं, काम करा लेते, आपको पैसा नहीं देते और आप वहाँ पे बेसहाय हो जाते, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, कोई हेल्प नहीं करने वाला। मान लीजिए कोई घटना हुआ, आपका हादसा हुआ, उसमें आपका जान चला गया, आपके शरीर भी आपके प्रदेश तक नहीं पहुंच पाता है। और वो लोग हमारे प्रदेश में लाखों रुपया का योगदान देते हैं, दूसरे शहर में काम करते, मजदूरी करते, वहां से पैसा लाके अपना हमारे राज्य में देते, और इसके लेके हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। तो हमारे लिए एक बेहतर पॉलिसी उनके लिए होना चाहिए कि वो उसके साथ 24 घंटा हमारी सरकार है ना, खड़ा रहना चाहिए। और दूसरा कि ऐसी कोशिश करना है कि हमारे राज्य से बड़े संख्या में दूसरे प्रदेश में ना जाए, बिजनेस करने के लिए जाए, लेकिन लेबर जॉब के लिए 12-15 हजार रुपए के जॉब के लिए वो वहां पर ना जाए। इससे बेहतर आप 2 पशु अगर पालेंगे ना तो 12,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। सिर्फ सरकार की पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, वो पशु के लिए सरकारी जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए, सही से ट्रीटमेंट होना चाहिए, सही से चारा की व्यवस्था होना चाहिए, सही से हमारी देख रेख हो। तो निश्चित तौर पर आज देखिए अमूल 50,000 करोड़ की कंपनी है और हमारे बिहार में सुधा जो है
वो 5,000 करोड़ में है। क्यों नहीं हम सुधा को 50,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं? और क्यों नहीं हमारे राज्य में अभी हमारे पास जो है दूध का उत्पाद जो है वो 15 लाख 16 लाख लीटर होता है पर डे, और आप सिर्फ महाराष्ट्र चले जाइए, सिर्फ 5 जिला में 2 करोड़ लीटर पर डे दूध का उत्पाद होता है। शरद पवार जी के क्षेत्र है और शरद पवार जी ने किया, उनका ही योगदान है कि 5 जिला में 2 करोड़ लीटर पर डे दूध का उत्पाद होता है। अगर हम इस तरीके से अगर सेटअप बना देते तो हमारे जो 40-50 लाख लोग जो है ना इस बिजनेस में सेटल हो जाएंगे और महीने का 40,000 50,000 रुपया वो कमा सकते हैं, ना ही तो उनके पास बाहर जाने की जरूरत है। मात्र ये पॉलिसी को ठीक करने के लिए सिर्फ 20 से 25,000 करोड़ रुपया चाहिए, और जबकि आप एक साल में सिर्फ शराबबंदी से पैरेलल 40-50 हजार करोड़ रुपया का आप नुकसान कर रहे हैं। तो सरकार के पास विजन नहीं है। नीतीश जी आज का भारत नहीं देखे हैं, वो 80 के समय के भारत देखे हैं, 80 के समय में वो सोच रखे हैं और उस तरीके से वो चलते हैं। और खैर तो अभी तो वो सरकार चला भी नहीं रहे हैं, तबीयत अस्वस्थ होने के कारण वो सरकार भी नहीं चला रहे। और बिहार को अभी नया सरकार चाहिए, युवा चाहिए, नई जनरेशन चाहिए जिनके पास एक विजन हो, दुनिया देखे हो, राज्य में सभी राज्य देखे होंगे, घूमे होंगे, उनको राज्य में अलग अलग राज्य में क्या काम हो रहा है उसको देख समझ हो। हमको दूसरे को कॉपी करने में क्या दिक्कत है? जब आप कमजोर होते हैं, जब स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप बगल के बच्चे जो लिख रहा है उसको देख के लिख लेते हैं क्योंकि आपको पास होना है। तो उसी तरीके से अगर कोई पॉलिसी अगर किसी राज्य में कोई सरकार के द्वारा, कोई भी सरकार हो, और उसके अगर पॉलिसी अच्छा है तो उसको अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है? और आप देखिए ना कि दूसरा प्रदेश कैसे, महाराष्ट्र कैसे आगे निकल गया, गुजरात कैसे आगे निकल गया। हम उनको देख के, हमको आरडी करने की जरूरी नहीं, बस उनको देखना है कि वो कैसे है, वो कैसे सरकारी जमीन को बिजनेसमैन को 1 रुपया स्क्वायर फुट पे लीज पे दे देना है। तो हमारे पास भी इतना जमीन जगह है, इतना सरकारी भवन है, हम क्यों उसको बंजर बना के रखें? क्यों नहीं अपने लोगों को तरक्की के लिए सरकारी सिस्टम पे उनको हम लोग क्यों ना उनको दे दे, 1 रुपया टोकन पे उनको दे दे कि 20 साल 25 साल आप यहाँ पे बिजनेस कीजिए। क्योंकि एक स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम चाहिए 15 करोड़ रुपया। मान लीजिए 1 एकड़ का अगर जगह प्लेस हो और उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 15-20 करोड़ रुपया चाहिए। अगर वो जगह सरकार से मुहैया हो जाए फ्री में, जिसके कोई चार्ज ना लगे, तो 5 करोड़ रुपया में उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब 5 करोड़ रुपया वो बैंक से और अपने दोस्त यार से पार्टनरशिप पे एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इस सब चीज पे हम लोगों को काम करना है और बहुत इसके लिए पैरेलल सरकार को बहुत सारा अरेंज होगा। अभी मैं चाइना में 2012 में मैं गया था, वहां पे बड़े बड़े सिस्टम पे सरकार ने MID से बना दिया है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग, वेयर हाउस, सारे चीज बना दिया। वो आदमी टैक्स भरे या ना भरे, सिर्फ रेंट से वो देश चलता है। क्योंकि एक फैक्ट्री वाला 50-50 लाख रुपया महीने का रेंट देता है सरकार को, और निश्चित तौर पर 50 लाख रुपया महीने का अगर रेंट दे रहे हैं तो आप समझिए कि साल के 6 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बिजनेस भी करते हैं, बिल्कुल प्रॉफिट भी होता है उसमें। आप जब बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं तो GST होगा, GST आएगा तो राज्य सरकार को आधा भारत सरकार को जाना है तो राज्य को भलाई होगा। उसके जरिए बहुत सारा एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए आपके राज्य के लोगों को तरक्की होगा। ठीक है, तेल साबुन खरीदेंगे उसके भी ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा। तो बिजनेस मॉडल जो सरकार का एक होना चाहिए, सरकार चलाते चलाते एक बिजनेस मॉडल चलाए, तो वो सरकार के पास वो पॉलिसी नहीं है। भारत सरकार का भी नहीं पॉलिसी और नीतीश जी का भी पॉलिसी नहीं, सिर्फ लाभार्थी भाई, लाभार्थी भी वो भी आप खून चूस के ही दे रहे हो। कोई मतलब सरकार के पास कोई पेयर नहीं है कि तोड़ के और उसको दे देना है जी। सरकार को टैक्स से उठे हुए पैसे, जो दूसरे महाराष्ट्र में 5% रजिस्ट्रेशन चार्ज है, बिहार में 10% है। आप वहां अगर 1 करोड़ रुपए का घर खरीदिए सिर्फ 5 लाख रुपया लगेगा, और यहाँ पे 1 करोड़ का घर खरीदिए 10 लाख रुपया लगेगा। आप बताइए, महाराष्ट्र में मुंबई जैसे शहर में आदमी को घर खरीदना तो सरकार को 5 लाख देना, और बिहार जैसे जगह पे जहां जिसके पास घर नहीं है उनको घर खरीदना तो 10 लाख रुपया देना है। बिल्कुल। तो मतलब आप जनता का ही पैसा ले रहे हैं, जीविका के दीदी के नाम पे बांट रहे तो उधर बांट रहे। अरे भाई, उसको अपने पैर पे खड़ा कीजिए ना, आप उनके पैर पे खड़ा कीजिए, उनके पैसे से उनको पैर पे खड़ा कीजिए। मोदी जी भी 5 किलो चावल दे रहे 80 करोड़ लोगों को, क्यों देना है? आप उनको पैर पे खड़ा कीजिए, अच्छे स्किल दे दीजिए। अब हमारे बिहार में या इंडिया में लोग पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं, उसके पास अच्छे स्किल नहीं है, मतलब फ्रीबीज नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे हेल्प। देखिए, भूखे व्यक्ति सोए नहीं, उनके लिए ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए सारे व्यवस्था करके देना चाहिए। ठीक है, और रहा कि आप जिसको जरूरी है उसको दीजिए, ऐसे नहीं कि आपको बांटना है, एक नंबर सेट करना कि 80 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूं।
और भाई देश में आजादी के समय में भी इस तरीके से लोग हमारे गरीब नहीं थे। फिर देश आगे आए हैं और आप बोलते विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारे देश डंका पीट रहा है, ये डंका पीट रहा है, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। विदेश में हमारी छवि क्या होता होगा कि इस देश के 80 करोड़ लोग 75% पॉपुलेशन जो है वो 5 किलो चावल पे निर्भर हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिनको देश में सिर्फ राज करना है। देश को तरक्की के लिए ये लोग कभी नहीं करते। देश में अशांति फैलाएंगे, भाईचारा कायम नहीं करने देंगे। ठीक है, आप किसी एक धर्म, आपके साथ इतनी बड़ी आबादी है इस देश में, आप उसको टारगेट करते हैं। आप उससे अच्छे संबंध क्या आप उसके एक इंच जमीन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर टारगेट क्यों करना है? क्यों लड़ाई करना है? उनको अपना बना के क्यों नहीं चलना है? अच्छा, एक युवा पॉलिटिशियन शायद युवाओं की बातें समझ पाता है, और आपको भले ही राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव हो, लेकिन आप हैं तो युवा हैं, और शायद आप शायद तभी आप युवाओं की नब्ज समझ पा रहे हैं। बहुत खूब बात कही आपने कि बिहार में अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है विजन की, और वो विजन जो है वो युवा पॉलिटिशियन से आएगा, युवाओं के लिए आएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, वक्फ कानून को लेकर आपका क्या है? देखिए, समय समय पर सरकार का पॉलिसी होता है, संशोधन करना चाहिए, करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो एक बोर्ड बना के चीजें करके उसको देखने की आवश्यकता है। और धर्म में जैसे अपने धर्म में किसी को ताकने झांकने नहीं देते, वैसे दूसरे के धर्म में भी ताकना झांकना नहीं चाहिए। और फिर वो लोग कर रहे हैं, अब सरकार का एक पॉलिसी होना चाहिए, सहसम्मति से सारी चीजें होना चाहिए। सिर्फ आप एक टारगेट कर रहे हैं, एक जाति को, एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इससे पहले भी संशोधन हुआ है, इससे पहले भी आपकी सरकार उस समय में नहीं थे, लेकिन वो आपके साथ जो विपक्ष में थे उन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समर्थन किए थे। क्या उस समय वो लोग जो किए थे वो गलत किए थे? नहीं, उन लोगों ने भी अच्छा किया था। उसके बाद आपको कोई चीज लग रहा है तो उसके ऊपर आप देख रेख कीजिए, क्योंकि सब चीज जो है भारत सरकार के देख रेख से ही होना है। लेकिन वो सिर्फ देश में तनाव लाने के लिए चीजें कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, सीए हो, चाहे वो अभी वक्फ बोर्ड हो। इससे बताइए ना, पिछले 10 साल से यही सब पे राजनीति कर रहे हैं। एक भी चीज जिन्होंने लाया उसका फाइनल टच क्या हुआ, ये देश को बताइए। और ये सब चीज के लिए देश में बहुत तनाव हुआ, एनआरसी हो, सीए हो, तमाम ऐसी चीजें को लेके बहुत सारा तनाव हुआ। लोग मरे हैं, रोड जाम हुआ है, ट्रेनें रुकी है, बहुत सारा चीज हुआ। लेकिन इसका फाइनल पिछले 11 साल सब सरकार चला रहे ना भाई, 11 साल में फाइनल इसका रिपोर्ट क्या निकला? यही होता है, बंगाल में लोग मर रहे हैं। जहां आप बहुसंख्यक हैं वहां आप मारिएगा, जहां वो बहुसंख्यक है वो आपको मारेंगे। क्या ये ऐसा होना चाहिए? आज ऐसे तक नफरत हो गया कि धर्म पूछ के लोग मार रहे हैं। मतलब ये सब आप ही का देन है भाई। आप इतना नफरत नहीं फैलाइएगा तो ये सब नहीं होगा। और जो लोग ऐसे करते आए हैं, आप भी गुजरात में यही किए थे। जहां पे भी दंगा होता है वो वहां पे निश्चित तौर पे लोग अपने लोग को नहीं मारते, हो सामने वाले को मारते हैं, सामने वाले को मारते हैं। ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसको अब मीडिया में नैरेटिव किस तरीके से सेट कर रहे हैं, देश के लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। आप दुश्मन से क्या उम्मीद कीजिएगा भाई? पाकिस्तान के लोग जो है उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? वो आके यहाँ पे मुसलमान भाई को मारेंगे, आप ही को मारेंगे। और हमसे क्या उम्मीद पाकिस्तान के लोग रखे कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहां के हिंदू लोग को मारेंगे, अपोजिशन वाले को भी मारेंगे। ठीक है, तो और उसको लेके इस तरीके से मीडिया में सेट कर रहे और नफरत फैल रहा है। इसका अंजाम आने वाले समय में हमारे जो आने वाला पीढ़ी होगा ना, उनके लिए बहुत बुरा होगा। अभी से अगर इस चीज को नहीं समझा जाए, ना सहता जाए, तो आने वाला समय में बहुत तकलीफ होगा। आपकी बातें जितनी गंभीर हैं, आपकी चिंता जितनी गंभीर है, उतने ही गंभीर शख्सियत के आप मालिक हैं, उतने ही बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं आप, और एक बहुत संघर्षशील मैंने व्यक्ति। जिंदगी में सब चीज मैंने देख लिया, अमीरी गरीबी सब चीज मैंने देख लिया। अभी अपने लोगों के लिए जीना है। मैंने मंत्री भी बन गया, मैंने देखा वो जो कुर्सी से काम नहीं हो सकता, उस कुर्सी को छोड़ देना ही बेहतर होगा। अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाइए, और वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कहा ना, इससे पावर के लिए अगर रहता तो मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद करता, यूपी में जाके चुनाव नहीं लड़ता तो शायद मैं मंत्री रहता। लेकिन इससे बदलाव नहीं होगा। अगर आप सपना देखें बदलाव लाने का तो बदलाव लाइए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर,
हम लोग और लड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बदलाव लाएं और आपकी सरकार बने। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।